गब्बर सिंह का नाम अब केवल पुराने किस्सों और कहानियों में ही सुनने को मिलता था। हर कोई मान चुका था कि उस भयानक डाकू का अंत सालों पहले ही हो चुका है। लोग गब्बर के आतंक की दास्तानों को अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव वालों की जिंदगी में एक बार फिर से डर की लहर दौड़ा दी। एक बूढ़े चरवाहे ने गांव के बाहर सुनसान इलाके में किसी आदमी को गब्बर का नाम लेते सुना। वह आदमी घनी झाड़ियों में छिपा था और वह किसी से बात कर रहा था। उसने सुना कि वह कह रहा था, गब्बर वापस आ गया है। चरवाहे ने यह बात गांव में आकर सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने सोचा कि वह बूढ़ा हो चुका है और उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के अंधेरे में गांव के पास के जंगल से चीखें सुनाई देने लगी। लोग अपने मवेशियों को खोने लगे। बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने एक आदमी को छाया की तरह गांव के बाहर घूमते देखा है। इन सब घटनाओं ने गांव के लोगों को डरा दिया। गांव का मुखिया ठाकुर बलवंत सिंह, जो एक समय गब्बर सिंह के आतंक को खुद झेल चुका था, इस खबर से बेचैन हो गया। उसने फैसला किया कि इस अफवाह को और ज्यादा फैलने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए। ठाकुर ने गांव के कुछ साहसी युवकों को बुलाया और उन्हें एक दल बनाकर जंगल की ओर भेजने का निश्चय किया। इस दल में वीरू, जय और बसंती के बेटे राजू को शामिल किया गया। वीरू और जय ठाकुर के पुराने साथी थे, जिन्होंने गब्बर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। राजू, जो अपने माता पिता की बहादुरी की कहानियों से प्रेरित था, इस मिशन के लिए उत्साहित था। ठाकुर ने उन्हें सावधान रहने की हिदायत दी, क्योंकि उन्हें शक था कि गब्बर का नाम लेकर कोई उनके साथ छल कर सकता है। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जंगल में एक घना सन्नाटा था, जिसमें कभी कभी पक्षियों की डरावनी आवाजें गूंज उठती थी। वीरू और जय ने अपनी बंदूकें संभाल ली और राजू ने अपने पिता की पुरानी तलवार को कसकर पकड़ लिया। अचानक उन्हें दूर से एक हंसी की आवाज सुनाई दी, वही खतरनाक हंसी जो कभी गब्बर सिंह की पहचान थी। यह हंसी सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी खंडहरनुमा इमारत मिली। यह इमारत वर्षों से वीरान थी, लेकिन अब इसके अंदर से हलचल के संकेत मिल रहे थे। वीरू, जय और राजू ने इमारत के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें वहां कई पुराने हथियार, गोला बारूद और कुछ जले हुए कागज मिले। कागजों में गांव के घरों के नक्शे और कुछ प्रमुख लोगों के नाम लिखे हुए थे। इस खोज ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया। तभी उन्हें एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वे चौकन्ने हो गए और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी नजरों से बच निकलने में सफल हो गया। यह स्थिति और भी रहस्यमयी होती जा रही थी। वीरू, जय और राजू ने उस आदमी का पीछा करना शुरू किया। वे उसे पकड़ने में कामयाब रहे। जब उन्होंने उस पर दबाव डाला, तो उसने एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा कि गब्बर जिंदा है और वह अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए वापस आया है। उस आदमी के अनुसार गब्बर ने अपनी मौत को एक चाल के रूप में इस्तेमाल किया था। यह सुनते ही वीरू और जय को गहरा सदमा लगा। उन्होंने सोचा कि अगर गब्बर सच में जिंदा है, तो वह गांव के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। राजू, जो अब तक अपनी बहादुरी को लेकर उत्साहित था, इस सच्चाई को सुनकर थोड़ा डगमगा गया। लेकिन उन्होंने हार मानने का फैसला नहीं किया और आगे की रणनीति पर विचार करने लगे। जब दल वापस गांव लौटने की तैयारी कर रहा था, तब उन पर गब्बर के अनुयायियों ने हमला कर दिया। यह हमला अचानक हुआ और उन्होंने वीरू, जय और राजू को घेर लिया। इस दौरान एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। राजू ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन जल्द ही स्थिति और भी खतरनाक हो गई जब जय को एक अनुयायी ने पकड़ लिया। उसने धमकी दी कि अगर वीरू और राजू ने हथियार नहीं डाले, तो वह जय को मार देगा। इस तनावपूर्ण स्थिति में ठाकुर ने गांव में उनकी सहायता के लिए कुछ और लोगों को भेजा। ठाकुर खुद भी जंगल में आने का फैसला किया। उसे लगा कि गब्बर का यह पुनर्जन्म किसी गहरी साजिश का हिस्सा है और वह इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता था। जंगल में प्रवेश करते ही ठाकुर ने वीरू और राजू को उस अनुयायी से बचाने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने साथ आए लोगों को अलग अलग दिशा में भेजा ताकि दुश्मनों का ध्यान बंट सके।
ठाकुर खुद धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां जय को बंधक बनाकर रखा गया था। वहां पहुंचने पर ठाकुर ने देखा कि गब्बर का अनुयायी जय को मारने की धमकी दे रहा था। ठाकुर ने अपने लोगों को संकेत दिया और एक ही झटके में उन्होंने उस दुश्मन को पकड़ लिया। जय को बचाने के बाद ठाकुर और उनके दल ने गब्बर के ठिकाने की ओर बढ़ना शुरू किया। ठाकुर ने वीरू और राजू को बताया कि गब्बर के मरने के बाद भी उसके कई अनुयायी जिंदा थे, जिन्होंने उसके नाम पर आतंक फैलाने की योजना बनाई थी। ठाकुर ने यह भी बताया कि यह साजिश शायद गब्बर का पुराना दोस्त और सहयोगी कर रहा है, जो अब गब्बर का नाम इस्तेमाल कर रहा है। ठाकुर, वीरू, जय और राजू ने अब उस गुप्त ठिकाने का पता लगाया जहां से गब्बर की गतिविधियां संचालित हो रही थी। यह ठिकाना एक पुराने गढ़ में था, जिसे अब एक किले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। किले के अंदर पहुंचने पर उन्हें गब्बर के पुराने अनुयायियों के साथ साथ कुछ नए चेहरों से भी सामना करना पड़ा। ठाकुर और उनके दल ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अंततः वे किले के सबसे गुप्त कक्ष तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी गब्बर की वर्दी पहने बैठा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि गब्बर का सबसे विश्वासपात्र सहयोगी रमेश था। रमेश ने गब्बर की मौत के बाद से ही उसकी विरासत को जिंदा रखा था और अब वह खुद को गब्बर के रूप में पेश कर रहा था। रमेश ने बताया कि वह गब्बर का असली उत्तराधिकारी है और वह गब्बर की जगह लेना चाहता है। ठाकुर और रमेश के बीच एक खतरनाक मुकाबला शुरू हो गया। रमेश ने ठाकुर को गब्बर के नाम पर डराने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर जानते थे कि असली गब्बर मर चुका है और रमेश केवल एक धोखेबाज है। इस दौरान वीरू, जय और राजू ने किले के अंदर मौजूद बाकी दुश्मनों को खत्म किया। ठाकुर और रमेश की लड़ाई के दौरान ठाकुर ने रमेश को परास्त कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव वापस लौटने के बाद ठाकुर ने सभी गांव वालों को बताया कि गब्बर की कहानी का अब हमेशा के लिए अंत हो गया है। लेकिन ठाकुर जानते थे कि गब्बर का खौफ केवल रमेश का बनाया हुआ था, लेकिन उस नाम का डर अब भी गांव वालों के दिलों में बसा हुआ था। गांव में शांति लौट आई, लेकिन ठाकुर और वीरू को एक अजीब संदेश मिला। यह संदेश एक पुरानी चिट्ठी के रूप में था, जिसमें लिखा था, गब्बर जिंदा है। ठाकुर और वीरू ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि गब्बर का नाम अब भी किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा हो सकता है। ठाकुर ने गांव के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी और सभी गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। ठाकुर ने वीरू, जय और राजू से कहा कि वे इस मामले की गहराई में जाएं और इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाएं। उन्होंने यह भी समझाया कि अगर गब्बर का नाम फिर से किसी भी प्रकार से इस्तेमाल हुआ, तो गांव एक बार फिर से खतरे में पड़ सकता है। वीरू, जय और राजू ने ठाकुर के निर्देशों का पालन करते हुए गांव के आसपास की जांच शुरू की। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया और पाया कि गब्बर के कुछ वफादार अनुयायी अब भी जिंदा हो सकते हैं, जो गब्बर के नाम पर अपना आतंक फैलाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी पाया कि रमेश के गिरफ्तार होने के बाद भी कुछ लोग उसकी विचारधारा का पालन कर रहे थे। अंततः वीरू, जय और राजू ने उन सभी लोगों को पकड़ लिया और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी के अंत में एक बड़ा सस्पेंस छोड़ा गया। क्या गब्बर का नाम वाकई खत्म हो चुका था या यह केवल एक शुरुआत थी? गांव में अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ठाकुर के मन में अभी भी कुछ सवाल थे। वह जानते थे कि गब्बर का नाम और उसका डर एक साया बनकर गांव वालों के दिलों में बसा रहेगा। गब्बर जिंदा है एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। यह केवल एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सस्पेंस है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। इस कहानी में सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ एक गहरा संदेश भी है। आतंक केवल नाम का नहीं होता, वह एक मानसिकता है जो समय के साथ किसी न किसी रूप में जीवित रहती है।